बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, जब स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद है, अमेरिका है, कतर है और ईरान की क़यादत भी वहाँ पे मौजूद है, तो उस वक्त जंग दोबारा होते होते बची है। वजह यह है कि ईरान में शदीद इज़्तिराब था। जो इसराइल ने हमले तेज़ कर दिए लबनान पे, और इसराइल ने जंग बंदी के हवाले से वायलेशन किए, बल्कि वो मुकर गए कि ये हमारी तरफ से जंग बंदी नहीं, हम लड़ाई करेंगे हिजबुल्लाह के साथ, और वो वहाँ लबनान पे लगातार अटैक कर रहे हैं। अब ईरान के अंदर काफ़ी इज़्तिराब था, बहुत गुस्सा था, वो वापस जवाब देने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त कतर और पाकिस्तान मुतहर्रिक हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए और कतर के ज़रिए ईरान से दरख्वास्त की कि आप अभी सब्र का मुजाहरा करें, हम इसराइल को रोकते हैं। अब ये अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसराइल को रोके, और वो किस हद तक रोक सकता है इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसराइल में बहुत गुस्सा है और वो अमेरिकन को अब जिम्मेदार ठहराना शुरू हो गए हैं अपनी इस शिकस्त के लिए। शिकस्त मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे इसराइल और ईरान में से इसराइल बुरा लगता है या मुझे लगता है कि उन्होंने जुल्म किया या उन्होंने एग्रेशन की, ये बात नहीं है। ये अब खुद इसराइली भी कह रहे हैं। इसराइल के अंदर एक सर्वे हुआ है, और एक हैरान कुन सर्वे है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 92%, 92% इसराइली शहरी ये समझते हैं कि ईरान इस जंग का फातेह है, ईरान को ज़्यादा बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं इस लड़ाई में। जबकि ये जो मुआहदा हुआ है, इसमें सिर्फ 12% इसराइली ऐसे हैं जिन्होंने इस मुआहदे की हमायत की है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो एक MOU साइन हुआ, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, सिर्फ 12% इसराइली ऐसे हैं जिन्होंने इसकी हमायत की है। 63% ऐसे हैं जिन्होंने इसकी सीधी सीधी मुखालफत की है, और बहुत थोड़े ऐसे हैं बीच में से जिन्होंने कोई राय नहीं दी। इसराइलियों की अक्सरियत अब यह समझती है कि नेतन्याहू की ईरान के हवाले से पॉलिसी मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है, और अमेरिका का पीछे हट जाना ये इसराइल की सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये तो नाज़रीन इसराइल के अंदर मामला चल रहा है। तो बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने गारंटियाँ दे के और ये कहा पाकिस्तान को, और यही कहा उन्होंने कतर को, कि आप कुछ भी करके ईरान को अभी लड़ाई से रोकें और उन्हें सब्र की तलकीन करें, क्योंकि ईरान के अंदर एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ईरान की जो सियासी क़यादत है, जिसमें कालीबाफ और नाम लिया जाता है इराक़ची का, ये और इनके हमायती वो ये सोचते हैं कि हमें मुज़ाकरात में जाना चाहिए और ईरान को मज़ीद जंग नहीं करनी चाहिए। ईरान ने जंग जीत ली है, लिहाजा इसका फ़ायदा उठाया जाए। जबकि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और उनके हमायती जो बहुत बड़ी तादाद में है, और ईरानी फ़ौज भी उस तरफ है, तो उनका ये मानना है कि नहीं, अमेरिका के साथ इस किस्म का कमज़ोर मुआहदा नहीं करना चाहिए, हमें बड़ी मजबूती से अमेरिका के सामने खड़े होकर बात करनी चाहिए, और हमारे साथ धोखा हो सकता है। अब एक तरफ इसराइल है, उसका इंतहाई सख्त मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ मुश्तबा खामनाई और उनके हमायती हैं, उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। जबकि अमेरिका अपने मौक़िफ़ से पीछे हट चुका है और कुछ हद तक लचक दिखाई है ईरान की क़यादत ने, लेकिन उन पर शदीद दबाव है। अगर इसराइल बार बार हमले करता है और बार बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करता है, तो फिर ईरान के पास रास्ता बचेगा नहीं, शदीद तरीन अवामी दबाव पैदा हो जाएगा। सुप्रीम लीडर की लोकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे हैं और किस तरह से मौजूद है। देखिए, अभी जो आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद उनका नमाज जनाजा, उनकी तदफीन की तकरीबात, और ये बहुत सारा कुछ होगा आने वाले दिनों में। जुलाई के दूसरे हफ्ते में ये सारा कुछ होगा, पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा, दूसरे हफ्ते तक ये चलेगा। फ्यूनरल जो तदफीन का सारे मराहिल है वो होंगे। अब इसमें मुश्तबा खामनाई को ऐसा लगता है कि वो सामने आएंगे पहली मरतबा, और उनकी मेडिकल कंडीशन भी अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। तो अगर वो सामने आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं। दूसरा, वो अभी जिस जगह पे हैं ईरान के अंदर, जो ईरानी क़यादत है, उनमें से भी बेशतर लोग नहीं जानते कि मुश्तबा खामनाई किस जगह पे महफूज हैं, किस शहर में हैं, किस जगह पे हैं, किस नौइयत की वो सिक्योरिटी है जो उनके आसपास है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, हत्ता कि ईरान के अंदर बहुत ताकतवर लोग भी नहीं जानते कि जो ईरान के इस वक्त के सुप्रीम लीडर हैं वो किस जगह पे महफूज मकाम पे मौजूद हैं। क्योंकि ईरान के अंदर से ही खबरें लीक होती हैं, ईरान के अंदर से ही लोग गद्दारी करते हैं, और उसके नतीजे में बमबारी होती है। पहले इससे ईरान के बहुत सारे साइंटिस्ट शहीद हो गए, बहुत सारे जर्नैल शहीद हो गए, बहुत नुकसान हुआ ईरान का, बार बार हुआ, उनके इंटेलिजेंस के लोग शहीद हो गए। तो अब वो मुश्तबा खामनाई को मुकम्मल तौर पे हाई सिक्योरिटी के अंदर रखे हुए हैं।
तो फिलहाल तो नादरीन जंग होते होते रुक गई और अच्छी बात यह है कि अब मुज़ाकरात होंगे। कतर और पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात हो रहे हैं। जेडी वेंस से अमरीकी वफद ने उनकी क़यादत में पाकिस्तानी वफद से मुलाकात की। यहाँ पे शहबाज शरीफ थे और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे और दीगर लोग थे। उस तरफ से जेरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, स्टीव विटकॉफ, और जो क़यादत कर रहे हैं वो जेडी वेंस जो अमेरिका के नायब सदर हैं। अमरीकी नायब सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए बहुत शुक्रिया और ये आप ही कर सकते थे। तो ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी मफाद के लिए बहुत ज़ोर लगाया। उन्होंने बहुत कोशिश की अमेरिका को इस गर्दाब से निकालने के लिए जिसमें अमेरिका अपनी गलती से इसराइल के उकसाने पर फंस गया था। तो अमेरिका को इस सारी सूरत हाल से और इस दलदल से निकालने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भरपूर जद्दोजहद की है। ये बात सबको तस्लीम करनी चाहिए और अमेरिका के लिए वो हर हद तक गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कई मौक़ों पर जो फेस सेविंग मिली वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दी है। शहबाज शरीफ से दिलवाई बेशक, पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल हुआ, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ना सिर्फ बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दिलवाई बल्कि अमेरिका को इस गर्दाब से निकालने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिद्दोजहद की। और पाकिस्तान के जितने ताल्लुकात थे ईरान के साथ 70 साल या उसके साथ एक हमारी हमसायगी है, वो एक बरादर इस्लामी मुल्क है, उनको इस्तेमाल किया किसी तरह भी अमेरिका को इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालने के लिए। तो अभी अमेरिका पूरी तरह से निकला नहीं है क्योंकि इसराइल अमेरिका को किसी भी वक्त इस मामले में मुकम्मल तौर पे दोबारा फंसा सकता है। तो अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसराइल को रोक कर रखते हैं। और अगर इसराइल बाज नहीं आता तो फिर इसराइल और ईरान दोनों को आपस में दो दो हाथ कर लेने दें। मेरी गारंटी है कि 2-4 दिन के अंदर इसराइल हमेशा के लिए बाज आ जाएगा। अब नादरीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह एपिसोड तो कर दिया, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त निकालें और भारत का सांस बंद करें। आपको वो स्टेटमेंट याद ना, ये जरा दोबारा सुन लें आप, DGISPR का ये सुने आप। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। जी, आपने सुना कि फील्ड मार्शल के जो DGISPR है वो क्या कह रहे हैं कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो ज़रा भारत का सांस बंद कर दें मेहरबानी करके, क्योंकि भारत ने हमारा पानी रोक लिया और लगातार पानी रोक रहा है। ये इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ मफाद की लड़ाई लड़ते रहेंगे, इनकी जंगें चलती भी रहेंगी और सुलह भी होती रहेगी। आप उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो असल काम है, जो ड्यूटी है आपकी, जिसके लिए पाकिस्तानी कौम आपको तनख्वाह देती है, वो काम करें प्लीज़। हमारा पानी भारत से छुड़ा कर दें, हमारे पानी पे कब्जा हो गया। राणा सनाउल्लाह को बयान दिए हुए लगभग 48 घंटे हो गए हैं, 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इंडिया से पानी छुड़वाने का अमल शुरू नहीं हुआ। राणा सनाउल्लाह ने कैटेगोरिकली कहा कि ये खबर 100% नहीं बल्कि 110% दुरुस्त है कि भारत ने हमारा पानी रोक दिया और भारत हमारे पानी पे कब्जा कर चुका है, और वो जब चाहेगा पाकिस्तान को खुश्क साली का शिकार कर देगा और जब चाहेगा पाकिस्तान को सैलाब के अंदर डबो देगा। तो ये बड़ी ज़्यादती है। तो एक तो अब फील्ड मार्शल साहब को टाइम निकाल के थोड़ा पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के वसाइल पे तवज्जो देनी चाहिए जो भारत छीन रहा है, जो उनकी प्राइम ड्यूटी है। नादरीन, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई मारंग बलोच के हवाले से, और उनके साथ जो दीगर लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं और उन्हें जेल के अंदर रखा गया है। पहले उनके ऊपर ट्रायल हो रहा था, उनको अदालत में लाया जाता था, फिर बाद में सिस्टम डर गया और उन्हें अदालत में लाना बंद कर दिया। अब इससे पूरी दुनिया में तासुर क्या जा रहा है? तासुर ये जा रहा है कि मारंग बलोच को अगर कोयटा में सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि बलूचिस्तान में अमनो अमान है। बलूचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल का अंदाज़ा आप यहाँ से कर लेंगे। एक निहत्ती खातून है, एक अकेली लड़की, उसको अदालत में पेश नहीं कर सकते, हालांकि थोड़ा सा फासला, उसको निकालें और निकाल कर अदालत में लाकर पेश करें। लेकिन बहादुरी का लेवल ये है कि एक लड़की को अदालत में पेश करने से डरते हैं। तो डॉक्टर मारंग बलोच जो हैं उनका पहले जेल ट्रायल शुरू किया गया और अब एक नया ट्रायल शुरू किया गया है जिसे फेसलेस ट्रायल कहते हैं। मारंग बलोच की बहन ने इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठाई है, लोग बार बार एहतजाज करते हैं। फेसलेस ट्रायल क्या होता है? उन्होंने ये बताया मीडिया को कि ना जज का पता है, ना प्रोसिक्यूटर का पता है कि वो कौन है, और ना गवाह का पता चलेगा कि वो कौन है और उसने क्या गवाही दी है। तो इस तरीके से ये केस चलाया जाएगा। ये फेसलेस ट्रायल कहलाता है। ऐसे ट्रायल की ज़रूरत क्या है
क्योंकि कोई भी जज सामने आकर इतना बड़ा जुल्म करना नहीं चाहता। अब ऐसा लगता है कि पीर वाले दिन मारक बलोच को मुकम्मल तौर पे कुछ सजा सुना दी जाएगी और उनको जेल के अंदर पक्का पक्का बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि निज़ाम अब इस मामले पे तुल गया है कि वो एक लड़की का सामना नहीं कर सकता। यानी इतने सारे बंदूकों वाले हैं, आपके पास सरकार है, हुकूमत है, सारा कुछ है, एक निहत्ती लड़की है, आप उसका सामना नहीं कर सकते। वो अदालत में आती है, आप फिर डरते हैं उससे। उसको आपने कहा जी हम जेल के अंदर इसका ट्रायल करेंगे, फिर आपने कहा जी हम इसका फेसलेस ट्रायल करेंगे, और अब उसका वकील जो है और उन्होंने बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो हमारे जो फेयर ट्रायल का हमारा राइट है वो हमसे छीना जा रहा है। यानी जो हमें फेयर ट्रायल का राइट आईने पाकिस्तान देता है वो हमसे छीना जा रहा है। वो आइन की बात कर रहे हैं, वो रियासत के आइन की बात कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं जी फेयर ट्रायल का राइट है वो हमें दिया जाए, कि अदालत कम से कम हमें मौका तो दे अपना मुकदमा लड़ने का, लेकिन मौका नहीं दिया जा रहा। अब फेसलेस ट्रायल के खिलाफ उन्होंने वहां पे धरना दे दिया जेल के अंदर, मारंग बलोच ने और उनके साथियों ने। अब वो जो धरना है उसके बाद बाहर आते हैं लोग, वो भी एहतजाज करते हैं, उनकी फैमिली बाकी लोग आते हैं वो भी एहतजाज करते हैं बलूचिस्तान के अंदर कि जनाब आप ज्यादती कर रहे हैं इन लोगों के साथ। उन्होंने ये केस प्रेजेंट करने से इनकार कर दिया, उनके लॉयर भी बाहर हो गए। तो अब हुकूमत ने अपनी तरफ से एक वकील शामिल कर दिया है, और ये जो वकील शामिल किया गया है ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ILF का साबिक सदर है बलूचिस्तान का। अब आप अंदाजा करें कि ये सूरत हाल है कि PTI का जो सदर है इकबाल शाह इसका नाम है, और अब ये मुकदमा लड़ रहा है। तो जो मारंग बलोच के साथी हैं उन्होंने राब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जी ये क्या ज्यादती है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप हमारे कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं बलूचिस्तान में अमन के लिए, जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, इंसानी हकूक़ के लिए। आप कहते हैं जी आप कॉज को सपोर्ट करते हैं, और ऊपर से आपका जो वकील है इकबाल शाह जो आपका साबिक सदर रहा है, ये मुकदमा लड़ रहा है जाके सरकार की तरफ से मारंग बलोच का वकील बन के। मारंग बलोच ने इसको वकील नहीं बनाया, मारंग बलोच ने अपने वकील को कहा कि तुमने मेरा केस नहीं लड़ना, ये ज्यादती और जुल्म है। तो रियासत ने क्या किया, ये जो इकबाल शाह साहब हैं जिनकी इमरान खान साहब के साथ ये फोटो भी आप देख लें, ये ILF के साबिक सदर भी रहे हैं वहां बलूचिस्तान में, और ये बारशार के इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों की बुनियाद के ऊपर क्लेम करते हैं। अब ये जो इकबाल शाह साहब हैं ये वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे मारंग बलोच को उनकी मर्जी के खिलाफ। तो पीर वाले दिन मारंग बलोच को फिक्स करने का फैसला किया गया है, और रियासत ने जनाब पसंद किया इन्हें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर सफाई ये दी है, जो उनका वकला का विंग है, कि जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई भी वकील जो हमारी तंजीम का सदर है या ओहदेदार है वो ये मुकदमा नहीं लेगा। कोई पर्सनल कैपेसिटी में लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो ये तो कंडेम करना चाहिए था, बल्कि डिसओन करना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि हमारी पॉलिसी के खिलाफ अगर ये वकील जा रहा है तो फिर इसका हमारी तंजीम के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पैसा और इख्तियार बड़ी चीज़ है, लोगों से बड़े बड़े काम करवा लेता है। मारंग बलोच आवाज़ उठा रही है अपने लोगों के लिए, उसे किस बात का लालच है। वो जेल के अंदर बैठी हुई है, तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, उसके साथी तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, पूरा ख़ानदान उन्होंने तबाह करवा लिया है, बहुत सारे लोगों की मसकशुदा लाशें मिली हैं, बेशुमार लोग जो है वो जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए हैं। अब वो इंसानी हकूक़ के लिए, बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है तो ताकतवर लोग डर जाते हैं, और एक लड़की का सामना करने की बजाय इतने बुज़दिल हैं कि उसको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट अपने बिल की हमायत में खुद सामने आ गई है। यानी ये जो इन्होंने बिल पेश किया था ना कि जिसके घर के अंदर मर्जी जाके टावर ठोक दें, आप जिधर मर्जी आप कब्जा करके आप अपनी तारें बिछा लें, तो ये एक अजीबोगरीब किस्म का जो बिल लाया गया था PMLN की शिजा फातिमा की जानिब से, जो ख्वाजा आसिफ की भांजी हैं उनकी जानिब से जो लाया गया, अजीबोगरीब काम किया गया। कोई भी इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो अपने सोशल मीडिया काला चैनल वगैरह इस किस्म के जो लोग हैं ये मैदान में आ गए, और इन्होंने डिफेंड करना शुरू कर दिया इस बिल को कि जनाब ये तो बिल ही बहुत अच्छा है, इसमें तो कमाल काम हो रहा है। यानी पूरे पाकिस्तान में कोई भी जी शऊर आदमी इस भोंडी हरकत को डिफेंड नहीं कर पा रहा, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो अपने सोशल मीडिया के वर्कर्स और चैनल्स हैं, काला चैनल समेत, वो अब इसके दिफा में सामने आ गए हैं। तो खुलकर वो ये चाहते हैं कि कंट्रोल उनका होना चाहिए, और उनका रिटायर्ड जर्नैल जो बैठा हुआ है PTA के ऊपर, उसके बाद ये इख्तियार होना चाहिए कि वो कंपनियों के जरिए से जिस मर्जी आदमी की प्रॉपर्टी के अंदर बढ़ जाए, और जो घुसने की इजाज़त ना दे उसके ऊपर जनाब जुर्माना भी कर दिया जाए, करोड़ों रुपए का, उसको उठाकर जेल के अंदर भी बंद कर दिया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब की नाजरीन वक्तन फवक्तन गैरत जागती है। यानी अभी उन्होंने वीगो डालों के ऊपर अटैक कर दिया।
ख्वाजा आसिफ ने कहा जी ये क्या बेहूदगी है, ये वीक डाले, यहाँ फिरते हैं वहाँ फिरते हैं, ये कल्चर ठीक नहीं है। फिर वो बता रहे थे अरकान असम्बली को और नए वज़रा को कि आदाब क्या होते हैं, और उन्हें ये बता रहे थे कि जनाब इखलाकियात क्या होती हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इखलाकियात के लिए आवाज़ उठाई। ये वो शख्स है जो उस वक्त नहीं बोला जब नकाब पोश इसी ऐवान के अंदर कौमी असम्बली में दाखिल हो गए थे। ये तब भी नहीं बोला जब प्रोडक्शन ऑर्डर को बूटों के नीचे रौंदा जा रहा था। ये तब भी नहीं बोला जब रेहाना डार का मैंडेट छीन कर फार्म 47 की सूरत में इसके हाथ में थमा दिया गया और ये कौमी असम्बली पहुंच गया, तब भी नहीं बोला। इनकी इखलाकियात जो है ना बड़ी सेलेक्टिव है, जैसे बिलावल की गैरत बड़ी सेलेक्टिव है। जो आज मारंग बलोच के साथ हो रहा है, अगर ये आसिफा जरदारी के साथ हो तो बिलावल की चांगड़ें आप सुनेंगे वो आसमानों तक जाएंगी। फिर ये कहेगा कितने बेगैरत हो आप। ये तब ये बात करता है जब इसकी पुप्पो उठाई जाती है करप्शन में, लेकिन जब मारंग बलोच बेगुनाह उठाई जाती है तब ये नहीं बोलता। और ये दावेदार है कि मैं लीडर हूं। इस तरह के लीडर नहीं होते, ये फीडर से ही लीडर है। ये नहीं, ये अपने घर में बैठा हुआ था, फीडर इसके मुंह में था और इसको लीडर बना दिया था। तो ऐसे तो नहीं होता, ना ऐसे मुल्क चलते हैं। और स्टैब्लिशमेंट को ऐसे लोग इसलिए प्यारे लगते हैं कि ये चुप चुप के जूते पॉलिश करते हैं। कई लोग सामने आकर करते हैं, कई लोग चुप चुप के जूते पॉलिश करते हैं। और इनका जूते पॉलिश करने का फैमिली का रिकॉर्ड बड़ा कमाल है। इनके नाना से शुरू है, यानी वो डैडी कहते थे अयूब खान को, फिर वो इनकलाबी बन गए, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कुर्बानी दी और अपने सारे दाग धो दिए। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत तक अपने सारे दाग धो दिए, लेकिन ये बाप बेटे ने पीपल्स पार्टी में जितने दाग लगा दिए हैं ना, ब्रूट मेजॉरिटी से लेकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने तक, ये दाग अब नहीं धुलने। ये इनके चेहरों के ऊपर ये कालक मली गई है और ये हमेशा रहेगी। और इनकी हरकतों और इनकी सहूलतकारी की वजह से आज पाकिस्तान यहां पहुंच गया है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की अब क्या सूरत हाल है, ये ज़रा आप खबर देखें। खबर तो डिफरेंट अलग अलग न्यूज़ चैनल पे आई है, लेकिन इसमें जो किस्मत खान साहब हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है। पाकिस्तान में की जाने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी में हर बरस कमी हो रही है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान के दौर के बाद से अब कमी हुई, नहीं, हर साल कम होती है, फिर उसके मुकाबले में अगले साल कम होती है, फिर उसके मुकाबले में अगले साल कम होती है, फिर उसके मुकाबले में अगले साल कम होती है। ये जो पिछले साल 2024-25 वाला मामला था, या 25-26 वाला मामला था, क्योंकि 26 अब आ गया ना, तो पिछले साल का जो बजट था, इस दौरान पाकिस्तान में 1.56 अरब डॉलर यानी 156 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी आई थी गैर मुल्की। लेकिन इस साल कितनी गैर मुल्की सरमायाकारी आई है? ये 47 करोड़ 76 लाख डॉलर रही है, आधी से भी आधी, यानी 33% लगभग रही है पिछले साल के मुकाबले में। यानी पिछले साल के मुकाबले में 3 गुना कम सरमायाकारी हुई है इस साल। पिछले साल उससे पिछले साल के मुकाबले में कम हुई, उससे पिछले साल मजीद कम हुई। तो ये लगातार हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान में सरमायाकारी कम होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। ये बीबीसी की एक खबर आप देखें कि सिर्फ ये गुज़िश्ता जो माली साल है, इसमें पिछले चंद महीनों के दौरान पाकिस्तान से जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उन्होंने 73 करोड़ 60 लाख डॉलर्स निकाल लिए हैं। बाहर से जो सरमायाकारी आई वो 47 करोड़ डॉलर आई है, पाकिस्तान से जो निकल गई वो लगभग 74 करोड़ डॉलर है। जितनी आई उससे दुगनी लगभग निकल गई। ये है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सरमायाकारी की सूरत हाल। ये पाकिस्तान के साथ कर दिया इस टोले ने, पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने, इन दोनों ने मिलकर। नादरीन, असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया और सजाओं के हवाले से बताया। मैं चाहूंगा मैं ज़रूर आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाऊं जो यास्मीन राशिद साहबा के साथ, उमर चीमा साहब के साथ, महमूदुर रशीद साहब के साथ और एजाज चौधरी साहब के साथ हुआ। उन्होंने कहा जी एक ऐसे मुकदमे में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद और उमर चीमा को सजा सुना दी गई जो जिस वाक़े का मुकदमा था उस दिन ये चारों पहले ही गिरफ्तार होकर जेल में मौजूद थे। यानी जिस दिन मुकदमा हुआ, जिस वाक़े के ऊपर यह मुकदमा हुआ, जब वो वाक़या हो रहा था तो असद उमर साहब बता रहे हैं कि ये सारे उस दिन जेल में थे। अंदाजा करें आप। और ये जेल के अंदर से तफ्तीशी ने कहा मेरे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें सजा दे दी गई। अदर मशवानी साहब ने अब बताया कि इनको टोटल सजाएं हुई कितनी है। ये 17 साल की सजाएं मिला करना अब तक दी गई झूठी सजाएं डॉक्टर यास्मीन राशिद को और सेनेटर एजाज चौधरी को और उमर सरफराज चीमा को, इन तीनों को अब तक 280 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। तीनों को, 280 एक को, 280 दूसरे को, 280 तीसरे को। और मियां महमूद रशीद साहब को अदर मशवानी साहब के बकौल जो टोटल सजा अब तक हुई है वो 268 साल हुई है। इनके अलावा भी 4 वर्कर को सजाएं सुनाई गई जो वकूआ के दिन जेल के अंदर थे
लेकिन इसके बावजूद उन्हें सजाएं सुना दी गई हैं। ये नाजरीन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। यानी आपको हैरत नहीं होती कि एक बंदा जेल के अंदर है, बाहर वकूआ होता है, उसको जेल के अंदर सजा हो जाती है कि जनाब तुमने ये किया वकूआ, और उसको सजा सुना दी जाती है। और यास्मीन राशिद जिन्होंने हजारों जिंदगियां बचाई, हजारों ऑपरेशंस किए, सारी जिंदगी इंसानियत के लिए उन्होंने वक्फ की है, ऐसी खातून के ऊपर जो है वो 280 साल तक की सजाएं सिर्फ इसलिए सुना दी गई कि उन्होंने आसिम मुनीर की बात नहीं मानी। आसिम मुनीर साहब के मौक़िफ़ से उन्होंने इख्तलाफ किया और वो अपने मौक़िफ़ पे डट गई। एक मिलिट्री जनरल इतना ताकतवर होता है पाकिस्तान में कि वो जो चाहता है निज़ाम से करवा लेता है। ये बात नवाज शरीफ भी जानते हैं, इसलिए आजकल नवाज शरीफ धीमे धीमे रहते हैं। नाज़रीन, एक आखिरी खबर मैं आपको सुनाता हूँ, वो ये है, ये जियो न्यूज़ पे आई है। खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक को ग्रांट इमरान खान के साथ मुलाकात से मशरूत कर दी है। इस पे जो है स्टेटमेंट शफी जान का भी है, इस पे एक स्टेटमेंट मुजम्मिल असलम का भी है। देखिए, ये कि इमरान खान से मुलाकात करवाएं, फिर हम वफाक को जो है वो ग्रांट देंगे, जो कटौती हम तब करेंगे, वरना हम पैसा आपको नहीं देंगे। अब KPK ने बजट तो बड़ा बैलेंस पेश किया और अच्छा बजट पेश किया, मैंने उसको पढ़ा है, वो निस्बतन एक बेहतर बजट है इतने वसाइल में। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अब वो रिश्वत देगी इमरान खान से मुलाकात के लिए? वो इमरान खान जिसमें पाकिस्तान में जेल से बैठकर 2/3 अक्सरियत ले ली, वो इमरान खान जो पाकिस्तान के अंदर उसके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं कि वो आज भी 90% तक मकबूल है, वो इमरान खान जिससे निज़ाम इतना डरता है कि उसको सामने नहीं ला सकते, उसकी आवाज़ नहीं सुनवा सकते, वो इमरान खान जिसके साथ पाकिस्तान के नौजवानों की अक्सरियत खड़ी है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी इतनी मजबूर है कि उस इमरान खान से एक मुलाकात के लिए वो पैसे ऑफर कर रही है कि अगर हमसे पैसे लेने हैं तो ये सौदेबाजी करो, हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दो। ये बहुत कमज़ोरी है। इमरान खान नौजवानों को शायद इसलिए तो नहीं लाया था कि वो इस किस्म की कमज़ोरी शो करेंगे। सुहेल आफरीदी के पास एक बड़ा मौका था, शायद अब भी है, कि वो नौजवानों को इकट्ठा करते और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनकी औकात दिखाते कि ये नौजवान आपको बहा कर ले जाएंगे, वरना आप कौम के सबसे मकबूल लीडर के साथ कानून के मुताबिक सलूक करें। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए।